हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर, आज के इस लेक्चर के अंदर दो क्वेश्चन हमें करने हैं। मैंने आपको सामने स्क्रीन पे आपको दो क्वेश्चन दिखा रखे हैं, पहला और दूसरा दिख रहा होगा। भाई ये दो क्वेश्चन करेंगे। अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 पूरा पढ़ा दिया है और कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे बेस्ड दो क्वेश्चन, इसके अंदर सारे केसेस आ गए, चारों के चारों केस हैं यहाँ पर। ठीक है भाई। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हम, और पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन 50,000। मोहन ने सोहन को गुड्स बेचे 50,000 रुपए के। 1 जनवरी 2015 को मोहन ड्रू अ बिल, मोहन ने बिल बनाया, और जो बिल बनाता है वो होता है ड्रॉर फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए। ऑन सोहन हु एक्सेप्ट द सेम पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन सोहन इन द फ्लोइंग सिचुएशन। मोहन और सोहन की बुक में हमें एंट्री पास करनी है। दोस्तों, फॉर्मेट बना के करना भाई पेपर के अंदर। अभी यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बना रहे, पूरा जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो होता है वो बना के करें कृपया करके सर। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर ही करे पेपर के अंदर, ठीक है भाई। चलो, मैंने कहा मोहन की बुक है, मोहन की बुक, और मैंने कहा भाई सोहन की बुक है, सोहन की बुक। सर अगर आप फॉर्मेट बना के नहीं करोगे नंबर कट जाएंगे, फिर मत कहना कि सर नंबर कट गए हमारे। फॉर्मेट कृपया करके बनाकर चले जब भी, या चाहे इसमें बात नहीं कर रहा मैं, हर एक किस्म बात कर रहा हूँ। हर एक अकाउंटिंग के अंदर आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जो बनाते हो। प्रैक्टिस की बात अलग होती है दोस्तों, पर यहाँ पर फॉर्मेट की बात अलग है। सबसे पहले क्या हुआ, मोहन ने माल बेचा सोहन को। जब मोहन माल बेचेगा सोहन को, तो सोहन अकाउंट क्या कर देगा सर, डेबिट कर देगा। सोहन अकाउंट सर, डेट भी लिख देंगे, डेट, बिना डेट के काम नहीं बनेगा। कब बेचा भाई माल, 1 जनवरी 2015 को बिल ड्रॉ करा। तो मान लेते हैं, देखो ऑन 1 जनवरी 15 बिल ड्रॉ, तो मान लेते हैं माल भी बिल 1 जनवरी 2015 को करा। 2015 1 जनवरी, एक जनवरी 2015, ये भी एंट्री 1 जनवरी 2015 को होगी। तो बताओ, पहला मोहन ने माल बेचा तो एंट्री आएगा भाई सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और सोहन अकाउंट डेबिट कर देगा, डेटर बना लेगा, और टू मोहन, मोहन पर कर देगा, टू सेल करेगा सर, सॉरी सर, टू सेल करेगा, इसने माल बेचा है, टू सेल अकाउंट। कितना आएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा सर, 50,000 रुपए का माल बेचा तो 50,000, 50,000 यहाँ पर आ जाएगा, 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर कहेगा भाई परचेज करा है सोहन ने। अगर इसने माल बेचा है, इसने सेल करी है, तो उसने परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू किससे परचेज करा है, मोहन से, तो मोहन हमारा बन गया क्रेडिटर। मोहन क्या बन गया मेरे दोस्तों, क्रेडिटर बन गया 50,000। अब 1 जनवरी 2015 खत्म हुआ, तो हम स्टार्ट करें पास द नेसेसरी। अब बिल बनाया, बिल बनाया 3 महीने का, तो कब बनाया, 1 जनवरी को ही बिल बनाया है, 1 जन को ही बिल बनाया है दोस्तों, 1 जनवरी को ही बिल बनाया। और 1 जनवरी 2015 बिल वाज ड्रॉ, ऐसे लिखा होगा वहां पर। जब बिल बनाते हैं तो हमारे पास इधर आ जाएगा, मोहन के पास बीआर आ जाएगा, आपको पता है बेसिक बातें हैं, बीआर आ जाएगा। और सोहन जो डेटर बनाया था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50,000, 50,000। और इसके पास क्या आ जाएगा, नई लाइबिलिटी जनरेट होगी, पुरानी मोहन की लाइबिलिटी खत्म कर देगा, मोहन अकाउंट को डेबिट कर देगा, मोहन की लाइबिलिटी को खत्म कर देगा, और नई लाइबिलिटी जनरेट करेगा बीपी के नाम के, क्योंकि बिल साइन कर लिया है। 50,000, 50,000, यहां तक तो सेम एंट्री होती है। अब मैं केस नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ूंगा। क्या है केस नंबर 1, चारों केस इकट्ठे नहीं होते दोस्तों, चारों में से कोई एक केस होगा, पर हम चारों केस कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमें लिख दिया केस नंबर ए। केस नंबर ए में क्या एंट्री पास होगी, कह रहा बिल इज रिटेन बाय द मोहन टिल 31 मार्च, 31 मार्च तक मोहन के पास था बिल। अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक मोहन, मतलब 3 महीने तक मोहन के पास बिल था। सोहन पेड इट एंड ऑन द डे अपॉन प्रेजेंट, जिस दिन वो प्रेजेंट होना था उस दिन उसने पे कर दिया भाई। ठीक है भाई। चलो, तो क्या करेंगे भाई, भाई कितनी तारीख को होगा, जनवरी, जनवरी महीना पूरा, फरवरी महीना पूरा, मार्च महीना पूरा। मार्च महीना पूरा होने के बाद अप्रैल का 1 ग्रेस डे, 2 ग्रेस डे और 3 ग्रेस डे, मतलब 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को एंट्री पास होगी। 4 अप्रैल को एंट्री क्या पास होगी दोस्तों, कि जब पे केस नंबर 1 क्या कहता है, जब बिल रिटेन होता है उसके पास, तो भाई बीआर इसके पास ही था सोहन के पास, तो अगर बीआर सोहन के पास हो तो बीआर डेबिट हो रखा हो तो कैंसिल कर क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कैश या बैंक से पैसा ले लेंगे, कैश या बैंक से शायद क्या ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। अगर बिल उसके पास रहता है तो बीआर पैसा किसको मिलेगा, सोहन को मिलेगा। अगर बिल किसी और के पास है बीआर, तो किसी और। केस नंबर ए के अंदर, इधर भी केस नंबर ए के अंदर क्या होगा,
एंट्री पास होगी पेमेंट की, तो पेमेंट करेंगे तो क्या कहेगा भाई 4 अप्रैल को ही होगी पेमेंट की एंट्री पास। और पेमेंट की एंट्री क्या करेगा, ये कहेगा भाई मोहन बीपी जो उसने क्रेडिट करके लायबिलिटी बनाई उसको कैंसिल कर देगा 50,000 से। और सर टू कैश या बैंक कर देगा, तो टू कैश या बैंक करेगा 50,000, पैसा चले जाएगा और लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। केस नंबर ए ये था। केस नंबर बी क्या है, केस नंबर बी क्या है, केस नंबर बी या तो केस नंबर ए होगा मेरे दोस्त या तो केस नंबर बी होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो बिल उसके पास रहेगा या वो डिस्काउंट करा लेगा या वो एंडोर्स कर देगा या बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए देगा। तीनों चारों केस में से कोई एक ही केस होगा एक टाइम पे। केस नंबर बी कह रहा है बिल डिस्काउंट करा देता अगर बिल रिटेन नहीं होता, अगर रिटेन ना होकर के कारण अगर बिल रिटेन नहीं होता उसकी जगह पर डिस्काउंट करा लेता तो क्या एंट्री पास होती। ये कह रहा है अगर बिल रिटेन हुआ तो एंट्री क्या पास होगी, अगर बिल रिटेन नहीं करे किसी को हमने डिस्काउंट करा लिया तो एंट्री क्या पास होगी। तो बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक एंड बैंक पे 49,000 टू मोहन एंड सोहन पेड विद अ बिल ऑन अ ड्यू डेट। भाई बिल बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक ने 50,000 का ब्याज लेकर 49,000 दिए, तो हमारे पास क्या आया, बैंक अकाउंट आया। जब भी हम बैंक से डिस्काउंट कराते हो तो कैश कभी नहीं आता, बैंक में बढ़ता है अकाउंट। मैंने कहा सर ये रहा केस नंबर 2 की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 49,000 49,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या हो जाएंगे सर, डेबिट हो जाएंगे 1,000 रुपए से। और टू बी आर सर 50,000, बी आर चले जाएगा 50,000 रुपए का। ये ने सेम एंट्री पास करेंगे केस बी के अंदर, सेम एंट्री, इसको तो पेमेंट करनी है ना दोस्तों, केस बी की सेम एंट्री होगी, सेम एज अबव, सेम अबव। क्यों भाई, ये तो पेमेंट करेगा और ये पेमेंट चाहे इसको करे चाहे किसका नाम से तो ना पेमेंट करता है। ये तो कहता है भाई मेरी लायबिलिटी खत्म और कैश दे देता है, कैश खत्म दे देगा जिसके बाद बीआर होगा, अब ये बैंक को जाकर सबमिट करा देगा, बैंक का नाम थोड़ा आएगा, ये पेमेंट करने में किसी का नाम थोड़ा डालता सर। चलो भाई आगे देखते हैं केस नंबर 3। बड़ी हो गई। केस नंबर 3 लिखेंगे सर हेडिंग पे, पहले केस नंबर 3 कर लेते हैं। केस नंबर सी कहता है सर अगर आप डिस्काउंट ना कराओ तो इस तरह पेमेंट रिसीव नहीं होगा इसको। आप बताओ क्या इसने बैंक से डिस्काउंट कराया तो अभी इसको पेमेंट भी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बैंक को बिगाड़ दे दिया, अब बैंक लेगा ना, इसको तो पैसा मिल गया ना बैंक से, अब बैंक के पास पेमेंट होगी। सी केस क्या कहता है, अगर मोहन ने एंडोर्स कर दिया बिल रोहन को जो कि उसका क्रेडिटर था, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, हम हमेशा बिल अपने क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं। इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 51,000 द बिल इज सेटल्ड ऑन ड्यू डेट। ओहो, पता क्या बोला, कह रहा एक रोहन था, एक पर्सन, उसने मोहन को 51,000 रुपए लेने थे, मोहन से 51,000 लेने थे, मतलब मैं मोहन हूं आप रोहन हो मान लेते, मेरे पास बीआर पड़ा है 50,000 का और मुझे आपको 51,000 देना, आप मेरे क्रेडिटर हो 51 से, आप रोहन। मैंने कहा भाई देखो मेरे पे बीआर पड़ा है 50 का, आप ये रख लो और सेटलमेंट कर लो, खत्म कर लो सारी कहानी। कह रहा नहीं भाई नहीं, 1,000 रुपए तो ना छोड़ूंगा। कह रहा भाई लेना है ले लो, ये दे भी रहा हूँ, अदरवाइज ये मिलेंगे भी नहीं, इंस्टॉलमेंट करा लूंगा कोर्ट में जाकर, अब फिर करते रहना जो करना है। कह रहा यार बात तो सही कह रहे भाई, ले लेते हैं 50 जो आ रहे हो तो आए। तो 51,000 रोहन को पे करने थे, मोहन ने रोहन को 51 पे करने थे उसकी फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है ज्यादा पे करने थे, कम देकर सेटलमेंट कर ली, और जो कम दिया और जितना ज्यादा पे करना था, मतलब 50,000 का बीआर दिया, 51 पे करने थे, 50 का बीआर दिया, 1,000 का क्या होगा सर, हम आपको डिस्काउंट मिल गया सर। क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग कंसेप्ट बहुत आ रहा है। एंडोर्समेंट में डिस्काउंट हालांकि नहीं आता, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में डिस्काउंट हालांकि नहीं आता, पर पहले क्वेश्चन में डिस्काउंट भी दे दिया इन्होंने। कोई बात नहीं सर, डिस्काउंट अगर दिया है तो लॉस हो गया, अगर मिला है तो इनकम हो गई, सिंपल है, तो बेसिक नॉलेज है। तो बताओ सर, बताइए आप कि भैया बिल डिस्काउंट मोहन ने एंडोर्स करा बिल किसको, मोहन ने एंडोर्स कर दिया रोहन को, तो बिल किसके पास गया, रोहन। रोहन कौन है, डेबिट द रिसीवर, रोहन अकाउंट क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे, रोहन से अकाउंट को क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। बिल गया सर रोहन को, रोहन में से पूरा खत्म हो गया 51,000 से, क्यों, क्योंकि रोहन मेरा क्रेडिटर था और क्रेडिटर रोहन क्रेडिटर होगा। सर सुनो, रोहन कहीं पर क्रेडिटर था मेरा और वो क्रेडिट हो रहा होगा, आज मैंने इसको डेबिट करके पूरा खत्म कर दिया, पर मैंने बीआर कितने का दिया दोस्तों, मैंने रोहन को डेबिट क्यों करा, क्योंकि मैंने अपना क्रेडिटर को कैंसिल करा है दोस्तों। क्रेडिटर का नीचे क्रेडिट होता है, रोहन मेरा कहीं ना कहीं क्रेडिट हो रहा होगा 51 से, मैं इसको 51 से डेबिट कर दिया, मैंने खत्म, सेटलमेंट हो गई है। मैंने बीआर दिया 50,000 का, मैंने बीआर कितने का दिया भाई, मैंने बीआर दिया 50,000 रुपए का दोस्तों, बीआर दिया 50,000 का,
51 के सेटलमेंट, 51 के क्रेडिटर खत्म करे डेबिट करके, BR 50 का दिया तो मेरे को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो मैंने कहा डिस्काउंट रिसीव 1000 रुपये, बस ये एंट्री पास होनी थी। दोस्तों मोहन के उसमें क्या, रोहन के उसमें क्या एंट्री पास होगी बताओ? इस केस के अंदर ये तो सेम एंट्री पास होगी इसकी। इस केस के अंदर यारी एंट्री तो सेम पास करेगा दोस्तों। ये केस सी के अंदर ये एंट्री सेम पास होगी दोस्तों। एक मिनट, आज ने परेशान कर दिया मुझे। लो भैया हो गया। केस नंबर सी में ये एंट्री क्या करेगा भाई, केस नंबर सी में सेम एंट्री होगी, सेम होगा भाई। ये तो पेमेंट करेगा ना भाई, इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ पेमेंट करना है। ये तो पेमेंट करेगा भाई, मैंने आपको सिखाया भाई, चारों केस में ये एंट्री सेम होगी क्योंकि इसको पेमेंट करनी है बस, सेम अब ये एंट्री सेम कर देगा। बट इधर ना रोहन का अकाउंट भी खुलेगा, बट क्योंकि हमें बुक में बताया नहीं है कि हमें इसका अकाउंट पर, कह रहा मोहन और सोहन का बताओ, रोहन का मत खोलो। तो अगर रोहन को खोलना होता तो क्या एंट्री पास होती, मैं आपको सिखा देता हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो रोहन की बुक में क्या एंट्री पास होगी, वैसे तो करनी नहीं है, पेपर में मत करना, जितना बोला उतना करना, बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो रोहन की बुक भी एंट्री सीख लेते हैं। बताओ क्या करेंगे रोहन की बुक में। रोहन के बाद मोहन से BR आया तो BR अकाउंट क्या करा होगा, इसने डेबिट करा होगा। और रोहन के लिए मोहन कौन होगा, डेटर होगा। उसने BR देता तो डेटर कैंसिल हो जाएंगे अब, या फिर ऐसे बोल सकते हो, मैंने तो लॉजिक, हर चीज का लॉजिक है दोस्तों। रोहन के लिए पहले मोहन क्या होगा बताओ, रोहन को पैसे लेना था मोहन से, तो मोहन डेटर होगा रोहन का, तो मोहन डेटर था, अब उसने BR दे दिया तो किस बात का डेटर, खत्म, कैंसिल करो डेटर, जैसे ही BR आया तो डेटर कैंसिल हो जाते हैं। या ऐसे बोल दो, क्रेडिट द गिवर, जो BR दे रहा है वो गिवर है, और गिवर कौन है, मोहन है, तो मोहन को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर। कितने का BR आया, 50,000 का BR आया, और जबकि 50,000 का BR आया है, और मैंने मोहन को मेरे से मोहन से कितने पैसे लेने थे, मोहन से सर 51,000 लेने थे। मैंने अपने एसेट को 51,000 से कैंसिल करा, जबकि मेरे पे कैश BR कितने का है, 50 का, तो मुझे क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया मैंने, क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, या नहीं दिया, मेरा लॉस हो गया 1,000 रुपए का। भाई मोहन से 51 लेने थे, मैंने 51 के 51 खत्म कर दिया, पर लिए 50, तो 1,000 का मैंने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब जब मेरे पे BR आ जाए, जब BR आ गया उसके बाद उसने मैच्योरिटी के टाइम पे पेमेंट कर दी, तो बैंक अकाउंट करके पेमेंट हुई, और टू टू BR कैंसिल आउट हो गया, कितने का, 50 का, 50 का। दोस्तों मैं फिर बाद में यही कहूंगा कि चारों एंट्री एक टाइम में मैं पास तो कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि चारों एंट्री होगी, बड़े क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज होगा तीनों केस में से, ये आपको बस सिखा रहे हैं कि तीनों केस में से एक केस होना है। केस नंबर डी, केस नंबर डी, अच्छा केस नंबर डी के अंदर दो एंट्री पास होगी सर, केस नंबर डी के अंदर दो एंट्री पास हो गई, इधर तो एक, इधर तो सेम एंट्री, सेम एज अबाउट। केस डी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अंदर दो एंट्री पास होती है, आपको पता है, एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन देने के लिए, एक रिसीव करने के लिए, तो इधर सेम अबाउट लिख दो, पेमेंट तो सेम अबाउट भी होनी है, सेम अबाउट। दोस्तों कह रहा है, देखो हमने, मोहन ने बिल सेंड करा टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन अ ड्यू डेट, कह रहा है सोहन से कलेक्ट कर लेना, ये बिल सेंड कर दिया मोहन ने। द बैंक कलेक्ट द बिल अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द कलेक्टिंग चार्जेस, कलेक्टिंग चार्जेस ले लिया भाई अपने, वैसे तो हालांकि नहीं लेते, पर इधर तो एंडोस में भी डिस्काउंट आ गया दोस्तों, एंडोस में भी सेटलमेंट होगी, डिस्काउंट आ गया, तो यहाँ पर ही सही, यहाँ पर भी कलेक्टिंग चार्जेस कर लेते हैं, वैसे आता नहीं है, पर क्या एंट्री पास करेंगे अगर आ गया तो, पेड बाय द बैलेंस अमाउंट। तो बताए क्या हुआ, बिल बताओ कितने का था, 50 का, 50,000 का बिल था, मोहन ने बिल सेंड करा 50,000 का, तो हमने कहा लो भाई बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट कर दिया 50,000 से, और टू टू सर BR कैंसिल कर दिया, क्योंकि BR आप किसके पास चले गया, बैंक के पास किया कलेक्शन के लिए। अब बैंक ने, इसने पेमेंट कर दी, इसने तो पूरा 50,000 दिया बैंक को, पर बैंक ने हमें 50 नहीं दिए, बैंक ने हमें दिया 49,900 रुपए। बैंक ने हमें क्या दिया, बैंक हमारा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और कितने से बढ़ाया सर, 49,900 से बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि बैंक ने कलेक्टिंग चार्जेस ले लिया, कह रहा हमने कलेक्शन करा, हम कुछ चार्जेस तो काटेंगे 100 रुपए। मैंने कहा ठीक है, कलेक्टिंग चार्जेस दिए है हमने, बैंक ने लिए तो किसने दिए, हमें तो 50 मिलना चाहिए था ना, बैंक ने कितने दिए हमें, 49,900, तो कलेक्टिंग चार्जेस क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे, लॉस हो गया हमारा। और BR कितने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बताओ क्या मानते हैं, टेम्परेरी एसेट मानते हैं, इसको खत्म कर देंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा 50,000 से।
क्या बात समझ में आई नहीं आई? अगर कलेक्टिंग चार्जेस ले लियो तो क्या दिक्कत है मेरे भाई? कलेक्टिंग चार्जेस लॉस हो गया, लॉस को डेबिट कर दो, नाम लिख कर बस कलेक्शन चार्जेस बोल दो। भाई अगर कलेक्शन चार्जेस नहीं लेता तो मैं कहता बैंक अकाउंट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 50-50। अब इन्होंने कलेक्शन चार्जेस बिल सेंड फॉर कलेक्शन एसेट तो बोले से खत्म करूंगा, बट पैसा आया 49,900 रुपए कलेक्टिंग चार्जेस लॉस हो गया। दोस्तों इससे खतरनाक एंट्री क्या हो सकती है? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं है? तो ये कुछ केसेस है जो आपको ऐसे करने हैं। और ये भाई रोहन अकाउंट नीचे बना दिया, एंडोसी अकाउंट है, ये एंडोसी का अकाउंट ऐसा बनाना ही था, बना दिया एंडोसी अकाउंट। जो एंडो जिसको एंडोस करा जाता है उसको एंडोसी कहा जाता है मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया। लो भाई ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकली आपको सब समझ में आ गया। जो कौन सा नंबर मैंने आपसे डिस्कस करा उसके भी पर एक क्वेश्चन कराया, चारों चीजें आ गई यहाँ पर कवर कर ली। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, ये भी सीरीज पर भेज दें, उसके बाद नया कंसेप्ट चालू करेंगे, पर आज भी अगली लास्ट करेंगे। और 1 अप्रैल 2017 ए ड्रॉ अ बिल, ए ने बिल बनाया बी के ऊपर 1 लाख रुपए का 3 महीने के लिए आफ्टर डेट। बी एक्सेप्ट द बिल एंड साइन ऑन इट, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी तो बीआर बन गया, एंड रिटर्न टू ए, बी ने साइन करा और वापस बी को दे दिया, ये लो बीआर तुम्हारे पास, बी भी मेरे पास। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, केस नंबर ए बी सी। चलो साइन फॉर कलेक्शन नहीं है, सेम पेज है, ए और बी बार दो बंदे हैं, ए और बी बार 2 पर्सन है। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है। जब आपका बेस आपका अच्छा होगा ना, क्लियर रहेगा ना, तभी आप आगे की चीजें कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है। हर एक आगे क्वेश्चन में जब एडवांस पूछेंगे, बेस पहले आएगा फिर एडवांस चलेगा, फिर बेस पहले आएगा फिर एडवांस चलेगा, ऐसा होता है दोस्तों। बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा चैप्टर है, अगर समझने लग गए ढंग से तो समझ में आएगा, अगर नहीं समझने लगे ना शुरू से, बेस अगर क्लियर नहीं हुआ ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर ही गायब हो जाएगा, समझ नहीं आएगा सर। तो मैंने कहा भाई इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, ए और बी की बुक है। पहले माल बेचने की एंट्री करेंगे, क्या माल बेचा नहीं बेचा? नहीं बेचा, कह रहा ए ड्रॉ बिल, सीधा बिल ड्रॉ कर दिया, माल बेचा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जब बेचा नहीं तो बिल ड्रॉ कर दो 1/4/17 को। डेट क्या दे रही है क्वेश्चन के अंदर? 1/4/2017। ए ने बिल ड्रॉ करा 1 लाख रुपए का, ए ने बिल ड्रॉ करा 1 लाख रुपए का, तो एंट्री पास करी भाई, बी अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू, ओहो सॉरी सेल की एंट्री बात कर रहा हूँ, सेल तो करी नहीं है ना दोस्तों, डायरेक्ट ने बिल ड्रॉ कर दिया। चलो भाई कोई बात नहीं, तो बीआर बना लेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट। तो सर सेल तो करी होगी ना कहीं हमसे एंट्री नहीं पूछ रहा, सेल तो करी होगी, जब सेल करी थी तो बी को डेबिट करा होगा, अब बीआर बनाएंगे तो बी को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो सेल की एंट्री ऊपर पास करो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या एंट्री होगी सेल की? बी अकाउंट टू सेल होगा, तो बीआर बनाने में बी कैंसिल होगा और बीआर बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने से करा भाई? 1 लाख रुपए से, 1 लाख से 1 लाख से। इसके बाद सर बी ने एक्सेप्ट कर लिया और वापस रिटर्न कर दिया, वो तो ठीक है। और यहाँ पर इसने अगर इसके पास क्या एंट्री होगी इसी तारीख को, इसके बाद 1/4/17 को सेम एंट्री पास करेंगे। इसके बाद ए को जिसका क्रेडिटर था वो अब कैंसिल हो जाएगा और नई लायबिलिटी जनरेट होगी बीपी के नाम, 1 लाख 1 लाख, 1 लाख 1 लाख। इसके बाद दोस्तों बिल इज होल्ड बाय ए टिल मैच्योरिटी, 3 महीने का बिल था, मैच्योरिटी के टाइम बिल, तो 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 1 जुलाई और 4 जुलाई हो गया होगा। 1 जुलाई पहला ग्रेस है, 2 जुलाई दूसरा और 3 जुलाई तीसरा रिटर्न, 24 जुलाई को पेमेंट होगी। तो 4 जुलाई 17 को पेमेंट होगी। केस नंबर ए है, और केस नंबर ए कह रहा है कि देखो, केस नंबर ए कह रहा है कि भाई सुनो, अगर बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी ए के पास ही रहता तो क्या एंट्री पास होती है? हमने कहा सिंपल, हम कैश या फिर बैंक से पैसे ले लेते और जो बीआर हमारे पास है वो आप क्या कर देते, उसको हम कैंसिल आउट कर देते और 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खत्म कर देते। ये तो पहला केस एंट्री हो गया, अगर बिल हमारे पास हो तो हम कैसे ले लेते। और केस नंबर ए में इसकी क्या एंट्री होगी? सर इसकी एंट्री तो एक ही होती है, पेमेंट करने की। और क्या पेमेंट करेगी? कहेगा भैया बीपी मेरा खत्म हो जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश या बैंक से मेरी पेमेंट हो जाएगी। कैसे कर दो? या बैंक से मतलब चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। केस नंबर बी करते हैं और केस नंबर बी भी सेम दिन में ही होगा दोस्तों,
ये तो केस है ना सर, केस सिचुएशन कुछ भी अराइज हो सकती है बड़े क्वेश्चनों में। द बिल वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑफ 4/4/2017 को एट अ डिस्काउंट चेक। भाई 4 दिन बाद 4/4/17 को बिल डिस्काउंट कराया सर ये तो मैच्योरिटी की एंट्री होगी, मैच्योरिटी के टाइम पे एंट्री हुई है। इसके बाद ये एंट्री होगी 1 अप्रैल को ये एंट्री होगी और 4 अप्रैल को ये एंट्री होगी क्योंकि बिल डिस्काउंट कराया। अच्छा बिल डिस्काउंट कराया तो क्या एंट्री होगी, हमने कहा सर देखो पैसा आ जाएगा बैंक से, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और डिस्काउंटिंग चार्जेस हम पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया। और 2 बीआर जो अभी डेबिट कर रखा था दूसरी एंट्री में, देखो मैंने कहा ना सीधा केस से 1 से किससे, ये है पहली एंट्री में जो डेबिट करा वो कैंसिल कर देंगे आप। तो केस है, मैं को समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, बार बार नहीं बोलूंगा अब कि भैया क्या हुआ। 6% निकालना है, तो मैंने कहा भाई 1 लाख का बिल है, 3 महीने का है, 6/100 और 3/12, 3 महीने का बिल है ना, पूरे साल का मत कर देना दोस्तों, गलती कर जाओगे। 1 लाख रुपए 6% इंटू 3/12, ये आ गया 1500 रुपए। तो 1500 आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, 1500 के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है सर 1500 के चार्जेस पे करेंगे तो माइनस 1 लाख कर देंगे तो कितना बचेगा 98,500। तो पैसा कितना मिलेगा 98,500 और बीआर कितने चले जाएगा 1 लाख से। 1 लाख के बीआर में कितने का चार्जेस काट लिया 1500 रुपए के चार्जेस काट लिया। अब पेमेंट के टाइम किसको पेमेंट होगी, पेमेंट के टाइम केस नंबर बी में पेमेंट तो भैया कौन करेगा, पेमेंट तो भैया यही करेगा। कब करेगा पेमेंट, पेमेंट तो उसी तारीख को होगी 4 जुलाई को दोस्तों, 4 जुलाई को पेमेंट होगी 17 को। पर पेमेंट में क्या लिख दूंगा सेम एज अबव, सेम एंट्री होगी, सेम अबव एंट्री होगी। और ये पेमेंट किसको कर देगा सर बैंक को, क्योंकि अब बीआर किसके पास चलेगा बैंक के पास, तो मैं इधर पेमेंट की एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है ये बीआर तो किसके पास चलेगा बैंक के पास। केस नंबर सी कह रहा है अगर मैंने बिल एंडोर्स कर देते हैं सी को, सी केस है, सी को एंडोर्स करते हैं फुल सेटलमेंट 1,05,000 देने थे और हमने सिर्फ 1 लाख दिए और 1/4/2017 को द बिल इज एंडोर्स टू सी, 1/4 को एंडोर्स कर दिया, मतलब जिस दिन बिल बनाया उसी दिन एंडोर्स कर दिया। ठीक है 1 अप्रैल 17 को हमने बिल एंडोर्स कर दिया सी को, तो सी के पास बोल गया तो सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू बीआर फुल सेटलमेंट में था दोस्तों इसलिए डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव। लाइबिलिटी थी 1,05,000 की, सी को पैसा देना 1,05,000 रुपए, पर बिल कितने का दिया 1 लाख का, तो भैया 5,000 रुपए क्या हो गया हमारा इनकम होगी। केस नंबर सी के अंदर ये सेम एंट्री पास करेगा, केस नंबर सी के अंदर सेम होगा। भाई ये तो एक ही एंट्री बस को तो पेमेंट करनी है, बस अब ये पेमेंट ए को ना करके ये पेमेंट करेगा टू सी को, क्योंकि बिल अब उसके पास चला गया। तो बताओ सी के बुक में क्या एंट्री पास हो जाएगी, बताओ। पहले तो सी बीआर लेने की एंट्री करेगा तो एंट्री करेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू ए, ए से बीआर लेगा तो बीआर डेबिट हो जाएगा और टू ए करेगा। सी की बुक में एंट्री कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ सी। नहीं बोला क्वेश्चन में, कर लेते हैं बेसिक। अब हमें तो बेसिक सीखना है ना मेरे भाई, बेसिक सीखने के लिए भाई और बहनों कर लो। जब पेपर में आएगा तो क्या करना, पेपर में पॉइंट टू पॉइंट बात होता है ना, जितना पूछा गया उतनी बुक बनाना बस, क्योंकि अभी सीख रहे हैं इसलिए कर लेते हैं। तो मैंने कहा इफ सी के पास क्या आया बीआर आया और सी के लिए ए डेटर होगा, आप कैंसिल कर देंगे क्योंकि बीआर बन गया। तो कितने का सर 1 लाख रुपए का आया है, और डेटर बना 1 लाख का बीआर आया ना, पर पैसे तो ए से लेने थे 1,05,000। तो मैंने क्या दे दिया था इनको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ डेबिट। 1 लाख रुपए का बिल आया है, 5,000 का डिस्काउंट दिया और पूरे ए को, ए जो मेरा डेटर था कितने से, मैं कौन हूँ सी। अभी जिसकी बुक बना रहे होते हैं समझ लेना वो हम है, अभी सी है हम। सी के बाद हमारे पास बीआर आया, हमने डिस्काउंट दिया। अब ए को हमारा ए से पैसा लेना था 1,05,000 रुपए और हमने 1 लाख का ही बीआर लिया, मतलब 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब बीआर का पैसा आ गया तो मैंने कहा कैश या फिर बैंक, क्योंकि उसने पे कर दिया, बी ने जो ड्रॉई था उसने पे कर दिया। तो मैंने कहा ये हम कौन हो गए, पे ही हो गए। हम कौन हो गए, जिसको पैसा मिलता है वो क्या हो जाता है, तो दोस्तों पे ही हो जाता है वो बीआर। मैंने बीआर अपना कैंसिल कर दिया, वो एसेट जो बनाई थी वो मैं कैंसिल कर दी सर। और ये किस तारीख को हुआ, ये तो हुआ 1/4/17 को, और पेमेंट किस तारीख को हुआ 1 जुलाई 1/7/17 को, 1 नहीं 4/7/17 को, फिर गिरीश देवी जोड़ दिया भाई, ये एंट्री पास होगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपको नए कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन कराए हैं मैंने। चलो अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, टाइप्स ऑफ बिल, क्योंकि आज की क्लास छोटी रही तो एक टाइप्स ऑफ बिल समझा देता हूँ, जो मैंने जान उसको छुड़वाया है बेसिक क्लास में, जो इसकी बेसिक क्लास है जान उसके। मैंने कहा बात मैं बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। देखो टाइप्स ऑफ बिल देखो 2 तरीके के होते हैं, आपने अपनी बुक्स से पढ़ा होगा तो बता दो आप क्या क्या होता है। एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है एकोमोडेशन बिल।
और सबसे मजेदार जो आती है वो एकोमोडेशन बिल आता है, पर फाउंडेशन लेवल पे एकोमोडेशन बिल नहीं है, पर इंटर लेवल पे एकोमोडेशन बिल होता है। देखो आपके सिलेबस में होगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं होगा तो आपको नहीं कराया जाएगा, ठीक है भाई। भैया एकोमोडेशन टाइप्स ऑफ बिल हो गए दो तरीके के, एकोमोडेशन बिल और, पर मैं आपको एक बार बेसिक तो जरूर बताऊंगा दोनों का। देखो एकोमोडेशन बिल तो है ही, पढ़ना ही पढ़ना है सर, पर एकोमोडेशन, सॉरी एकोमोडेशन कर रहा हूँ, ट्रेड बिल क्या है, ट्रेड बिल। ट्रेड बिल तो हमारे सिलेबस के अंदर है ही दोस्तों, ये तो सबको पढ़ना पड़ता है, बट कभी कभी किसी सिलेबस के अंदर एकोमोडेशन बिल होता है, किसी के अंदर नहीं होता। अगर आपके सिलेबस के अंदर एकोमोडेशन बिल होगा तो आपको जरूर पढ़ाया जाएगा, आप दिक्कत नहीं लेना, एकोमोडेशन बिल होगा तो जरूर पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्तों। पर अगर नहीं होगा तो हल्का सा टच भी जरूर दूंगा, क्या होता क्या है, ठीक है। होगा तो पूरा डिटेल में होगा, अगर नहीं होगा आपके सिलेबस के अंदर तो आपको हल्का सा टच जरूर दिया जाएगा इसके बारे में कि होता क्या है, ठीक है भाई। तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि ट्रेड बिल कहते किसे हैं और अकोमोडेशन बिल कहते हैं। देखो ट्रेड बिल तब कहते हैं जो व्यापार के लिए बनाया जाता है, बिजनेस के लिए बनाया जाता है। मैं किसी को माल बेच रहा हूँ तो बिजनेस कर रहा हूँ ना। बट जब बात अकोमोडेशन बिल की आती है, इट इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ हेल्प ओनली, म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया जाता है। जैसे म्यूचुअल हेल्प के लिए कैसे, मैंने कहा देखो सर मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे क्या थी, पैसों की जरूरत थी। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मैंने अपने दोस्त से पूछा, बेटा यार मुझे पैसे चाहिए 1 लाख रुपए, ऐसा करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करते हैं, मैं ड्रॉई बन जाता हूँ और तू ड्रॉर बन जा, मैं ड्रॉई बन जाता हूँ और तू ड्रॉर बन जा, और ड्रॉई और ड्रॉर बनने के बाद क्या होता है, देखो तू मुझे पेमेंट कर दियो, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करना। ध्यान सुनना, दोबारा सुनते हैं। मैंने अपने दोस्त से जाकर बोला देखो भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं ड्रॉई बन जाता हूँ ड्रॉर, तू बिल बना 1 लाख रुपए की, और ये लिख कि मैंने तेरे को पेमेंट करनी है 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद मुझे पैसा देगा मैं बंद कर दूंगा। और इसने मुझे बिल बना लिया, मेरे पास आ गया सर क्या, मेरे पास आ गया सर बीपी, और उसके पास आ गया बीआर। मैंने कहा अब तू जा बैंक पे, बैंक से डिस्काउंट करा ले और 5-6 हजार रुपए चार्जेस देकर 95,000 लिया और 95,000 मेरे को पे कर दे, बस मेरे को पैसे मिल गया। दैट इज द फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प। दोस्तों ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि बीआर साइन करा ले, मैंने और आपने मिलकर क्या करा, मैंने कहा देखो मैं बीआर साइन कर लेता हूँ, मेरे में बीआर हो जाता है, आपके बीपी आ जाता है, बीआर लिया, बीआर जाएंगे बैंक में, डिस्काउंट करा लेंगे, पैसा मिल जाएगा और दोनों बांट लेंगे आपस में, 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे दोनों। ठीक है सर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अकोमोडेशन बिल, ट्रेड बिल होता है, अकोमोडेशन बिल होता है, इसे कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प के लिए बीआर इशू करना। अगर आप किसके लिए इशू कर रहे हो बीआर, अगर आप बीआर इशू कर रहे हो दोस्तों, किसके लिए, अगर आप बीआर इशू कर रहे हो मेरे भाई बिजनेस के लिए तो ट्रेड बिल, अगर आप बीआर इशू कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प तो आपको बोलेंगे अकोमोडेशन बिल। ये अभी समझ में आएगा, जब इसको हल्का सा टच दूंगा विद क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल में समझ में आएगा। लो भाई लिखना चाहिए इसके अंदर जरा, ट्रेड बिल का मतलब क्या होता है सर, देखो ए बिल ऑफ एक्सचेंज, a bill of exchange, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा, a bill of exchange drawn and a bill of exchange drawn and accepted for the purpose of trade transaction, for the purpose of trade transaction, trade मतलब बिजनेस के लिए, ट्रेड या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। For the purpose of trade या फिर business transaction, that bill of exchange known as trade bill, that bill of exchange known as trade bill, that bill of exchange known as trade bill, उस bill of exchange को क्या नाम देंगे, ट्रेड बिल बोलेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट आता है वो ट्रेड बिल का रहता है, क्योंकि हमें बिजनेस के म्यूचुअल हेल्प के लिए तो कभी होता है कभी नहीं होता। अगर आपके सिलेबस में होगा 100% गारंटी कराया जाएगा, आप टेंशन ना लेना, ठीक। ये मत सोचना कि नहीं कराएंगे, पढ़ाया जाएगा, नहीं होगा तो क्या फायदा पड़ता है, सोचो आप, आपके सिलेबस में अगर नहीं है तो उसको पढ़ने का फायदा क्या, पर हल्का सा टच जरूर दूंगा कि आपको बता दूंगा पर होता क्या है, ठीक है। चलो, a bill of exchange drawn and accepted for the purpose of trade and business transaction, that bill of exchange non trade bill, ठीक है भाई। चलो, a bill of exchange, a bill of exchange drawn and accepted, a bill of exchange drawn and accepted for the purpose of mutual help, for the purpose of दोस्तों कैसे, for the purpose of mutual help। सही तरीका नहीं है, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपने अपने दोस्त के पास जाओ, कहते हैं बीआर बना लेते हैं, बीआर बीपी साइन करवा लेते हैं और बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लो, पैसे मिल जाएगा एट द टाइम। और क्या मिलता है दोस्तों, ऐसा है, ऐसे हकीकत है, आप पैसे ले सकते हो।
आपको अगर कभी अर्जेंटली पैसा चाहिए ना, आप अपने दोस्त के पास जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लो, बीआर आप रख लो, बीपी उसको दे दो, या बीआर उसको दे दो, आप बीपी आप रख लो, उसका बीआर लो, बैंक के पास जाओ, डिस्काउंट करा लो, कुछ चार्जेस बैंक को दो, पैसा एट द टाइम मिल जाएगा आपको। थोड़े टाइम बाद जब पेमेंट होगी 3 महीने 4 महीने उसके बाद पेमेंट कर देना। अच्छा, जितना आप लेट करोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये बात भी। द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प, इट इज नोन एज एकोमोडेशन बिल। तो हम क्या नाम देते हैं? एकोमोडेशन बिल। दोस्तों, दो टाइप के बिल होते हैं एकोमोडेशन बिल बोल। आ जाओ, अभी क्लास थोड़ी थोड़ी और है तो बच्चे है तो लंबी कर लेते थोड़ी। दोस्तों, अब मैं थोड़ी टर्म्स के ऊपर बात करता हूं। तो मैंने आपको 7 टर्म्स पढ़ा दी थी, 8वीं टर्म्स पढ़ रहे हैं। 8वीं टर्म्स में पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। टर्म्स, वापसी टर्म्स में आ गए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, क्या मैंने बताया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? डन। अब थ्योरी थोड़ा पढ़नी है, हमें तो टर्म सीखनी थी, हमने टर्म सीख ली। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या? जब बीआर लेकर बैंक के पास डिस्काउंट करा रहे थे, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। भाई नोवा क्या है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये भी सीख लिया आपने, एंडोर्स कराना। जब किसी को क्या देते हैं, किसी क्रेडिटर को हम बिल एंडोर्स करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। दोस्तों, ये ना याद नहीं करने, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इनको बस समझना है कि क्या होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट समझ में आ गया ना आपको? बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ गया। 10वीं देखो, 10वां टर्म ये होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है। देखो, बिल सेंड फॉर, आपको बदल गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या बोलते हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्या कहा जाता है, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। 10वां हो गया सर। 11वां, 11वां होता है बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड। बिल एट साइट और डिमांड और ऑन डिमांड। दोस्तों, क्या होता है बिल एट साइट? बिल एट साइट का मतलब होता है, बिल एट साइट बोलो, बिल ऑन डिमांड बोल दो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बिल और एट साइट बोलो और बिल ऑन डिमांड बोल दो, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही है, ये दोनों का मतलब एक ही है मेरे भाई, अलग अलग नहीं है। तो बिल एट साइट, बिल ऑन डिमांड। बिल ऑन डिमांड का मतलब क्या हुआ? हमने किसी को बीआर इशू करा, उन्होंने कहा बेटा इसके अंदर मैं टाइम पेमेंट नहीं लिख रहा, ये 3 महीने 2 महीने लिख रहा, टाइम पेमेंट नहीं लिखूंगा, जब मैं आपको पैसा चाहिए होगा तब तेरे पास आ दूंगा, तो ये पैसा देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बिल ऑन डिमांड। और दोस्तों, चेक हमेशा जो होता है वो बिल ऑन डिमांड होता है। क्यों? आपको मैंने चेक इशू करा, और चेक इशू करने के बाद क्या हुआ? चेक इशू करने के बाद आप गए बैंक पर और बैंक से कहा चेक, क्या उस चेक में डेट लिखी थी? क्या आपको कोई टाइम लिमिट है, इसी टाइम पे जाओ बैंक में चेक से पेमेंट निकालो। दैट इज कॉल्ड बिल ऑन डिमांड। ऐसा कोई बिल जब डिमांड पे, जब मैं पैसा मांगू तब आपको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बिल ऑन डिमांड। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आपको देखा होगा सर, पैसे की अर्जेंट पड़ रही थी तो वो गया था उसके बाद और कह रहा कि भाई नहीं, टाइम 3 महीने होगा तभी दूंगा, तो हमने बैंक से डिस्काउंट कराना पड़ा। पर बिल ऑन डिमांड में कभी बैंक से डिस्काउंट कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम बिल ऑन डिमांड मतलब डिमांड पर पैसा देना पड़ेगा आपको, ड्रॉई को डिमांड पे पैसा देना पड़ेगा। तो वो बिल जिसमें, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम का पेमेंट नहीं लिखा होता, पेमेंट ऑफ टाइम नहीं लिखा होता, डिमांड पर बिल मिलता है, डिमांड पे पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड। क्या समझ में आया नहीं आया? देखो, बिल एट साइट और इट मीन लिख लो, इट मीन द इंस्ट्रूमेंट, इन मीन द इंस्ट्रूमेंट, इट मीन द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम, इन विच जिसके अंदर, इन विच जिसके अंदर नो टाइम पेमेंट, नो टाइम फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए कोई भी टाइम नहीं है, नो टाइम फॉर पेमेंट, नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन इन मेंशन। तो अगर टाइम पेमेंट मेंशन नहीं गई कि आपको पेमेंट कब करनी है, तो मतलब कब करनी है? जब मैं चाहूंगा तब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नो टाइम मतलब कोई भी टाइम पेमेंट मेंशन नहीं है ना, तो आपको क्या करना है? डिमांड पर, जब मैं चाहूं तब आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इसी को कहते हैं बिल ऑन डिमांड। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे पेमेंट शुड बी डन, पेमेंट मस्ट बी डन, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। जब पेमेंट डिमांड पर देनी पड़ती है, दैट इज कहते हैं बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड। इसको क्या कहते हैं? बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड। पूछेगा एमसीक्यू में, पूछ सकता है दोस्तों, तो इसको भी पूछे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 11 टर्म खत्म कर ली। बताया, मैंने बोला है कितनी टर्म हमें सीखनी है, कितनी टर्म? अच्छा, हमने एक टर्म और सीख ली, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफर करना। नेगोशिएशन मीन्स, इट मीन ट्रांसफर,
इट मीन ट्रांसफर करना, किसी चीज किसी डॉक्यूमेंट को क्या करना, ट्रांसफरिंग अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने को बोलते हैं नेगोशिएशन। क्लियर है या नहीं है? एकोमोडेशन बिल भी सीख लिया हमने, तो एक ये वाली थी। तो जितने मेरे बुक में दे रखा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। एकोमोडेशन बिल देख लिया, एकोमोडेशन बिल कितने सिखा दी मैंने, एकोमोडेशन बिल सिखा दिया आपको मैंने, डन। और सर ट्रेड बिल बता दिया, ट्रेड बिल अभी तक जो हम करते जा रहे हैं, माल बेच रहे हैं, ये ट्रेड बिल है। एकोमोडेशन बिल लास्ट में करेंगे, एकोमोडेशन बिल लास्ट में करेंगे। तो ये भी डन हो गया, ये भी करा दिया और ये भी करा दिया। सर अब मेरे पे जो बचे हैं, मैंने कहा था टोटल 17-18 है, तो 4-5 बचे हैं बस और पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा। मैंने कहा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चले ना वैसे वैसे खत्म। देखो मैंने 4 कंसेप्ट पढ़ाया, आपको 4 चीज समझ में आ गई। क्या क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल असाइंड फॉर कलेक्शन, नेगोशिएशन, एकोमोडेशन विद ट्रेड बिल। सारा समझ में आ गया। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नया कंसेप्ट चालू करेंगे जिसका नाम हो कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। डिसऑनर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।